इस चैप्टर में हम लोग गति के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, गति इंग्लिश में इसको मोशन कहते हैं। सबसे पहले विराम क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। विराम इंग्लिश में इसे रेस्ट कहा जाता है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रही तो हम कहेंगे कि वह वस्तु क्या है, विराम अवस्था। मान लीजिए कि एक पेड़ है, 8 बजे जहां था 9 बजे भी वहीं रहेगा, 10 बजे भी वहीं रहेगा। समय के साथ क्या किया, अपना स्थान परिवर्तन वो नहीं किया, तो वह पेड़ क्या हुआ, विराम अवस्था में हुआ। जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है तो वह विराम या विराम अवस्था में। अगर वह अपना स्थान परिवर्तन कर लिया तो हम कहेंगे कि वह वस्तु गति से या गति में। जैसे आप जो है सुबह अपने घर पे रहे होंगे, कुछ समय के बाद घर से बाहर निकले, आपको पढ़ने का समय हुआ, आपने किताब कॉपी लेकर विद्यालय आया, तो समय के साथ साथ आप अपना जगह क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो क्या कहा जाएगा कि आप क्या है, गतिशील है या गति की अवस्था। पेड़ जो है समय के साथ अपना जगह नहीं चेंज किया तो वह विराम अवस्था में हुआ, और आपने समय के साथ अपना जगह चेंज किया तो आप क्या हो गए, गतिशील अवस्था में हो गए। जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन कर रही हो, समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन कर रही हो, तो वह गतिशील होती है। यानी विराम और गति, समय के साथ यदि वस्तु अपना जगह नहीं बदले तो वह वस्तु विराम की अवस्था में है, और यदि वस्तु अपना जगह बदल रही है तो वह क्या है, गतिशील। लेकिन विराम और गति जो है दोनों जो है सापेक्षिक इकाई है। कैसे, मान लीजिए कि एक बस है, एक गाड़ी है, इस गाड़ी में आप बैठे हुए हैं और गाड़ी गति कर रही है। ये गाड़ी क्या कर रही है, गति कर रही है। अगर आप अपनी अवस्था जो है गाड़ी के बाहर के वस्तु से देखते हैं, जैसे यहाँ पे कोई पेड़ है, यहाँ पर कोई क्या है, पेड़ है, तो अभी आपकी गाड़ी यहाँ पर है, कुछ समय के बाद इस पेड़ से क्या होगी, आगे होगी। अगर आप अपनी अवस्था इस पेड़ से देखते हैं तो आपकी जगह बदली, समय बदलने के साथ आपका जगह क्या हो गया, बदल गया। तो इस पेड़ के सापेक्ष आप क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। पेड़ के सापेक्ष आप क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। लेकिन इस गाड़ी के फर्श के सापेक्ष अगर बात किया जाए, गाड़ी के फर्श के सापेक्ष अगर बात किया जाए तो आप अपने सीट पे बैठे हुए हैं, समय के साथ समय बढ़ते गया, गाड़ी गतिशील है, लेकिन आप तो अपने सीट पर ही ना बैठे हुए हैं, तो आप क्या है, स्थिर है। आप क्या है, स्थिर है। तो गति और विराम जो है दोनों सापेक्षिक इकाई है। किसके अपेक्षा बात की जा रही है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है, पृथ्वी कभी गतिशील है, नहीं है। तो एक दीवार जो है पृथ्वी के फर्श के सापेक्ष अगर बात करें तो यह दीवार जो है स्थिर है। पृथ्वी के सतह के सापेक्ष यह दीवार क्या है, स्थिर है। लेकिन चांद के सापेक्ष बात किया जाए तो ये दीवार पृथ्वी पर न है। जब पृथ्वी ही गति कर रही है तो यह दीवार भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो किससे हम तुलना कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि कोई वस्तु विराम में है कि गति में है। जिस प्रकार आप एक गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी गति कर रही है, बाहर के पेड़ के सापेक्ष आप भी गति कर रहे हैं, और गाड़ी के फर्श के सापेक्ष आप क्या है, स्थिर है। आई बात समझ में। विराम और गति क्या होता है, समझ में आया। वस्तु समय के साथ अपना जगह चेंज किया तो वह गति में है, समय के साथ अपना जगह चेंज नहीं किया तो वह क्या है, विराम में है। और दूसरी बात, विराम और गति दोनों सापेक्षिक इकाई है। किसके सापेक्ष हम बात कर रहे हैं। अगर कोई वस्तु
अगर कोई वस्तु मान लेते हैं कि यह कोई वस्तु है, यह कोई वस्तु है, इसके ऊपर एक दूसरी वस्तु रखी गई, इस वस्तु के ऊपर एक दूसरी वस्तु रखी गई है। अब इस वस्तु को अब क्या कर रहे हैं, गति करवा रहे हैं। तो यह वस्तु का नाम हम देते हैं ए, यह वस्तु का नाम देते हैं बी, और यहाँ पर कोई एक पोल है, इस पोल का नाम हम देते हैं सी। एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु है, एक वस्तु के ऊपर क्या है, दूसरी वस्तु है, यह वस्तु गति कर रही है। तो ये वस्तु ए इस वस्तु के सापेक्ष आराम में है, विराम अवस्था में है, कोई गति उसमें नहीं हो रही है। लेकिन यह वस्तु ए इस वस्तु सी के सापेक्ष क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो विराम और गति क्या होता है, सापेक्षिक इकाई होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे गति से जुड़े हुए कुछ बातों को, ठीक है। दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, चाल क्या होता है, त्वरण क्या होता है। लेकिन इससे पहले आप एक चीज जान लीजिए कि कोई भी भौतिक राशि या तो सदिश होगी, सदिश इंग्लिश में कहेंगे वेक्टर, या अदिश होगी। तो सदिश और अदिश राशि का मतलब क्या है, ठीक है। वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर का मतलब क्या है, इस चीज को समझिए। जिस भौतिक राशि में परिमाण के साथ दिशा भी है, जैसे हम कह रहे हैं कि मोहन 3 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, 3 किलोमीटर कहाँ गया, उत्तर की ओर गया, और 4 केजी आलू खरीदा, 4 केजी क्या खरीदा, आलू खरीदा, ठीक है। तो पहली स्थिति में है 3 हो गया परिमाण, 3 क्या हो गया, परिमाण, 3 क्या हो गया, परिमाण हो गया। किलोमीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मात्रक हो गया। द्रव्यमान का मात्रक क्या, द्रव्यमान नहीं, दूरी का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर होता है। यह 3 क्या हो गया, परिमाण हो गया, किलोमीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया, यह उत्तर क्या हो गया, दिशा हो गया, उत्तर क्या हो गया, दिशा हो गया। पहली स्थिति में मोहन 3 किलोमीटर उत्तर गया, मोहन कहाँ गया, 3 किलोमीटर उत्तर, तो 3 हो गया परिमाण, किलोमीटर हो गया मात्रक, और उत्तर क्या हो गया, दिशा हो गया। तो इस राशि में परिमाण है, मात्रक है, और क्या है, दिशा है। तो इसको हम कहेंगे सदिश, दिशा के साथ जिस राशि में दिशा होता है उसको कहा जाता है सदिश राशि, ठीक है। और यहाँ देखिए 4 किलो आलू किना, 4 हो गया परिमाण, 4 क्या हो गया, परिमाण हो गया, किलो क्या हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिशा नहीं है, ये वस्तु है, आलू क्या है, वस्तु, यहाँ पर दिशा नहीं है। तो ये कौन सा राशि हो गया, अदिश राशि। जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको सदिश कहते हैं, और जिस राशि में केवल परिमाण होता है उसको क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। ये बात समझ में आई, सदिश राशि क्या है और अदिश राशि क्या है। जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होता है उसको सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें परिमाण के साथ दिशा नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग दूरी के बारे में पढ़ेंगे, विस्थापन पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, इनमें से कौन सदिश है कौन अदिश है, एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए अब हम लोग दूरी और विस्थापन को समझें। दूरी की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। जैसे कोई वस्तु जो है ए बिंदु से चला बी पर आया, यह 4 मीटर मान लेते हैं दूरी तय किया, बी से यह सी पर गया 3 मीटर गया। तो इस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी जो है वह 4 + 3 मीटर यानी कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। एक और परिस्थिति हम लेते हैं, कोई वस्तु ए से गया बी पर 3 मीटर, बी से गया सी पर 6 मीटर, और सी से डी गया यह 4 मीटर है। तो इस वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की, तो इस वस्तु ने जो रास्ते को तय किया वह रास्ता था यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर का, और यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर का। तो 3 + 6 + 4 यानी कितना आ गया, 13 मीटर। एक तीसरी परिस्थिति को हम लेते हैं, एक वस्तु P से आया Q पर, P से Q की दूरी मान लिया जाए 3 मीटर है, Q से R गया 1 मीटर,
आर से एस गया 3 मीटर और फिर ये वापस पी पर चला गया, ऐसे यह वस्तु चल रहा है। अब इस वस्तु का कुल दूरी क्या हो गया, 3 + 1 + 3 + 1 यानी 6 और 2 8 मीटर इस वस्तु ने कुल दूरी तय किया। वस्तु जिस पथ पर गतिशील है उस पथ का कुल लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और दूरी कौन सी इकाई है, अदिश इकाई है। अदिश कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ दिशा से कोई मतलब नहीं है। वस्तु का यदि आप दूरी निकाल रहे हो तो दिशा का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। अब आइए विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। यह वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। वस्तु की प्रारंभिक अवस्था, वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी, के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और यह विस्थापन जो है यह सदिश राशि है, इसमें दिशा मायने रखता है, यह सदिश राशि है। और विस्थापन जो है या तो दूरी के बराबर होगा या फिर दूरी से छोटा होगा, दूरी से बड़ा कभी नहीं होगा। अब देखिए कब दूरी के बराबर होगा, कब छोटा होगा, और विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है। दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं होता है, लेकिन विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। इस पहले परिस्थिति को हम देखते हैं, 3 मीटर। अब देखिए वस्तु की प्रारंभिक अवस्था ए है और अंतिम अवस्था कौन सा है, सी है। वस्तु की प्रारंभिक अवस्था ए और अंतिम अवस्था सी। अब हमको ए से बी और बी से दूरी, बी से सी की दूरी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम दूरी निकालते तो वस्तु का रास्ता था ए से बी गया और बी से कहाँ आया, सी आया। वस्तु ए से बी और बी से कहाँ आ रहा है, सी आ रहा है। अगर हम दूरी निकालते तो 4 + 3 कितना होता, 7 होता। लेकिन अब हम विस्थापन निकाल रहे हैं। वस्तु की प्रारंभिक अवस्था ये है और अंतिम अवस्था ये है, इसके बीच का न्यूनतम दूरी जो है यह AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC। तो अब हम AC निकालेंगे। अब AC कैसे निकलेगा, तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया, यह 90 डिग्री है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। और कर्ण निकालना होता है तो वर्गमूल के अंदर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर को जोड़ते हैं, यानी 16 + 9 कितना हो गया, वर्गमूल 25। अब 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी विस्थापन कितना हो गया, 5 मीटर। अब देखिए वस्तु ए से बी गया और बी से अपनी दिशा को बदला है, बी से अपनी दिशा को क्या किया है, बदला है। देखिए कभी भी ध्यान रखिएगा, दिशा में ऊपर की ओर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। ए से वस्तु बी गया यानी पूरब की ओर गया और बी से अपनी दिशा को बदल लिया किधर, दक्षिण की ओर। यदि वस्तु अपनी दिशा को बदल रही है तब विस्थापन दूरी से कम आएगा, तब विस्थापन क्या आएगा, दूरी से कम आएगा। ठीक है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं जहां वस्तु ए से बी गया 3 मीटर, फिर बी से सी गया, सी थोड़ा दूर है 6 मीटर, और फिर सी से डी आया 4 मीटर आया। अब देखिए यहां पर वस्तु ए से पूरब की ओर गई, बी पर आई 3 मीटर, फिर पूरब की ओर ही जा रही है, सी पर पहुंची 6 मीटर आगे बढ़कर, और फिर सी से डी पर पूरब की ओर ही कै मीटर गई, 4 मीटर गई। वस्तु ने एक बार भी अपनी दिशा को नहीं बदला। तो जब वस्तु अपनी दिशा को नहीं बदले उस परिस्थिति में दूरी और विस्थापन दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। काहे बराबर आएगा, यह है आपका प्रारंभिक अवस्था और यह है आपका अंतिम अवस्था। दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी निकालिएगा तो ए से लेकर डी ना होगा, और एडी जो है कितना हो जाएगा, 3 + 6 + 4 मीटर, यानी कितना हो गया, 6 4 10 3 13 मीटर। यहां ध्यान दीजिए दूरी भी आया था 13 और विस्थापन भी आया 13। जब वस्तु अपनी दिशा को नहीं बदले तब उस परिस्थिति में दूरी और विस्थापन दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और जब वस्तु अपनी दिशा को बदल दे
तब विस्थापन दूरी से क्या आएगा, कम आएगा। विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं आएगा। अभी मैंने बताया आपको कि विस्थापन 0 भी हो सकता है। अब कब 0 होगा ये ध्यान दीजिए। इस परिस्थिति को देखिए, वस्तु P से गया Q पर, Q से गया R पर, R से गया S पर, और फिर S से कहाँ आ गया, वापस P पर आया। अब ये कितना दूर गया उससे कोई मतलब ही नहीं रह गया, कारण कि वस्तु बंद पथ पर गया है। जहां से चला वहीं पर फिर वापस आ गया। प्रारंभिक अवस्था भी यह और अंतिम अवस्था भी यह। प्रारंभिक बिंदु भी उसका P रहा और अंतिम बिंदु भी क्या रहा, P रहा। जहां से चला वहीं पहुंच गया। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है, 0। जहां से आप चले, आप अपने घर से निकले, कोचिंग आए, पढ़े, पढ़ के फिर वापस अपने घर चले गए, आपने दूरी तो तय किया कुछ ना कुछ, लेकिन विस्थापन क्या हो गया आपका, 0 हो गया। क्यों 0 हुआ, क्योंकि आप जहां से चले थे फिर वापस वहीं चले आए। तो जब भी वस्तु बंद पथ में गति करे तब उसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा, चाहे वो कितना भी किलोमीटर का है नहीं चले। समझे। अगर वस्तु का रास्ता जहां से शुरू हो रहा है वहीं पर जाके समाप्त हो रहा है यात्रा उसकी, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। तो इस परिस्थिति में विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। समझे। तो विस्थापन का मान 0 हो सकता है, दूरी से कम हो सकता है, दूरी के बराबर हो सकता है। कम कब होगा, जब वस्तु अपनी दिशा को परिवर्तित करेगा, उस केस में विस्थापन का मान दूरी से कम होगा। बराबर कब होगा, जब वस्तु अपनी दिशा को नहीं बदलेगा, तब दूरी और विस्थापन क्या होगा, बराबर। और 0 कब होगा, जब वस्तु जहां से चला है फिर वहीं पर आकर रुक जाए, तब दूरी क्या हो जाएगा, 0। आई बात समझ में। चलिए अब दूरी और विस्थापन के बारे में जो हम लोगों ने चर्चा किया, उससे क्या क्या बातें सामने आती है कि वस्तु यदि अपनी दिशा को नहीं बदल रही है तब गति और दूरी और विस्थापन दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसे वस्तु उत्तर की ओर गई, उत्तर की ओर ही जाते रह गई, अपनी दिशा को कभी नहीं बदली, उस परिस्थिति में वस्तु का जो दूरी होगा वही वस्तु का क्या होगा, विस्थापन भी होगा। पहली बात ये आई। अगर वस्तु बंद पथ में गति की, दूसरा बात क्या है कि वस्तु यदि बंद पथ में गति कर रही है, यानी जहां से अपनी गति को शुरू की वहीं पर अपनी गति को समाप्त की, तब विस्थापन अनिवार्य रूप से 0 होगा। विस्थापन का मान तब क्या होगा, 0 होगा। अब आइए मात्रक की बात करते हैं, किस चीज में नापा जाता है, क्योंकि बिना मात्रक का भौतिक राशि अधूरा होता है। यदि आप आलू के दुकान पे जाके कहिएगा 3 मीटर आलू दीजिए, और कपड़ा का दुकान पे जाके कहिएगा 3 किलो कपड़ा दीजिए, तो सारा अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। अगर आप आलू खरीदने जा रहे हैं, वजन जो है, द्रव्यमान जो है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, ग्राम नहीं। आलू खरीदने गए हैं तो 3 किलो आलू मांगिएगा, तो 3 हो गया आपका परिमाण, हो गया किलो, हो गया मात्रक। तो भौतिक राशि के साथ मात्रक बड़ा उपयोगी होता है। ठीक है। यदि आप कपड़ा खरीदने गए तो 3 मीटर कपड़ा मांगिएगा, न कि 3 किलो कपड़ा मांगिएगा। दूध खरीदने गए तो 3 लीटर दूध आप खरीद सकते हैं, 3 मीटर दूध तो नहीं खरीद सकते हैं। क्यों, क्योंकि आयतन जो है लीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान किलो में नापा जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से विस्थापन और दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर, और सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर। इस एसआई मात्रक का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या मात्रक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है। और सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड सिस्टम, जिसमें दूरी का मात्रक सेंटीमीटर है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है, और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड है। तो सीजीएस मात्रक इसका सेंटीमीटर हो गया। कन्वर्जन यूनिट क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब आइए दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि दूरी क्या है, वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई। विस्थापन क्या है, प्रारंभिक अवस्था अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी। दूसरी बात, दूरी है अदिश राशि, विस्थापन है सदिश राशि। तीसरी बात, दूरी हमेशा धनात्मक रहेगा और विस्थापन जो है धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। 4 नंबर, विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर रहेगा, चाहे विस्थापन दूरी जो है हमेशा विस्थापन के बराबर रहेगा,
और चाहे उससे बड़ा रहेगा। दूरी जो है विस्थापन के या तो बराबर रहेगा और ना तो बढ़ रहेगा, छोट कभी नहीं हो सकता है। जबकि विस्थापन जो है या तो दूरी से छोट होगा और नहीं तो बराबर होगा। छोट कब होगा? जब दिशा परिवर्तन हो रही है तब छोट होगा, और जब एक ही दिशा में जा रहा है तब क्या होगा? बराबर होगा। आई बात समझ में? चलिए इसको